Yes, students, raise your hand if audio and video is clear. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है ये टॉपिक। We have to wait for 2-3 minutes because there are only 7 students. Okay, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज we have to calculate strength of electric field on the axis of a uniformly charged circular ring. Axis of a uniformly charged ring, या इसको बोल सकते हैं सर्कुलर लूप। Okay, so this is our next topic. देखिए सबसे पहले सर्कुलर रिंग क्या होती है। तो रिंग मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग अगर फ्रंट से देखोगे तो रिंग ऐसा दिखाई देगा, दिस इज द रिंग। और अगर इसका साइड व्यू डायग्राम बनाऊंगा तो साइड व्यू डायग्राम लगभग ऐसा बनेगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा। सो दिस इज ए सर्कुलर लूप और यू कैन से दैट रिंग। और ये रिंग कैसा चार्ज है? ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हम इसके डायग्राम को पहले कंप्लीट करते हैं और इस क्वेश्चन में क्या क्या हमसे पूछा गया है उसको डिस्कस करते हैं। So first of all, I will make a ring and we will define the charge, how much charge it is having, and we have to find electric field on the axis of this ring. तो अब इसकी एक्सिस भी दिखाते हैं रिंग। सो दिस इज ए रिंग विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसको क्या दिखाएंगे हम? सब जगह पर प्लस चार्ज दिखाएंगे। सो दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से लिख सकते हैं। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द रिंग विच इज गिवन बाय कैपिटल आर, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे? कैपिटल आर से लिखेंगे। सो दिस इज द रेडियस, ये इसकी रेडियस है। ओके, एक्सिस क्या होगी? एक्सिस जिस पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल रहे। देखो, इसको गॉस लॉ से प्रूफ नहीं कर सकते। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये एक रिंग है जिसकी रेडियस हमने अभी डिफाइन की थी, कैपिटल आर से लिखा था इसकी रेडियस को। सो दिस इज द रेडियस विच इज गिवन बाय कैपिटल आर। और इसके सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रिंग। ये एक्सिस है रिंग की। और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दिस इज द पी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पी पॉइंट। ये पी पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, आप कहोगे अब ये रिंग तो हमें दिख नहीं रहा, ये कैसा है? ये तो इलिप्टिकल शेप का दिख रहा है। तो ये रिंग होती है, देखिए दिस इज द रिंग। ये एक रिंग है जिसके एक्सिस पे ये सेंटर है और सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है, सेंटर से ये जो लाइन पास होगी इसको क्या बोला जाएगा? इसको एक्सिस बोला जाएगा। तो ये रिंग को मैंने
ऐसा फ्रंट से नहीं दिखा रखा, क्योंकि पी पॉइंट कहां पर है, पी पॉइंट जस्ट इसके सामने है, यहाँ पर इस जगह पर पी पॉइंट है। सो दिस इज द, ये जो मैंने मार्कर रखा हुआ है, ये किसकी लोकेशन है, ये पी पॉइंट की लोकेशन है, ये पी पॉइंट की लोकेशन है। तो इसको हमने साइड व्यू से दिखा रखा है ऐसा। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो दिस इज द रिंग, ये रिंग है और इसके एक्सिस पर ये पी पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे ऐसा करने के लिए, अच्छा गॉसियन सरफेस इस पे क्यों सेट नहीं बैठेगा, जैसे कि मैंने ये सर्कुलर रिंग ले रखी है, अब आप इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस लोगे, सिमेट्री नहीं आएगी, सिमेट्री नहीं मिलेगी सब जगह पर। अगर आप स्फेरिकल सरफेस लोगे इसके चारों तरफ तो भी सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि सब तरफ की डिस्टेंसेस क्या होंगी, इस चार से इधर की डिस्टेंस अलग होगी, इस चार से इधर की डिस्टेंस होगी, तो सब तरफ की डिस्टेंसेस क्या होंगी, सब तरफ की डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी। इसी तरह से अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस लोगे, अगर आप कैसा सरफेस लोगे, इस सर्कुलर लूप के चारों तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस लोगे, सो दिस इज द सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया हमने। अच्छा ये सिलेंड्रिकल सरफेस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सब जगह के डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। अब रिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। उसका कारण क्या है, ये हमारी सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग पर इस पर ये सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। अब आपने इसके चारों तरफ सिलेंडर कंसीडर कर, तो सिलेंडर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसा निकलेंगी ना, इसके सरफेस से कैसा निकलेंगी, इसके सरफेस से परपेंडिकुलर। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इसके ऊपर ऐसा। तो सर्कुलर रिंग को मैं अगर ऐसा बनाता हूं तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका फ्रंट व्यू डायग्राम बनाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड, सब तरफ से बाहर की तरफ जाएंगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर अंदर मैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो वो सब तरफ से इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको ऊपर रिपेल करेगा, ये इसको नीचे, ये इसको इधर, ये इसको इधर। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। अब आप इसको ऐसा साइड व्यू डायग्राम में देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में बाहर निकल रही है और आपने इसके चारों तरफ क्या कंसीडर कर रखा है, और आपने इस रिंग के चारों तरफ एक सिलेंडर को कंसीडर कर रखा है। तो सिलेंडर के फर्स्ट सरफेस की तरफ तो फील्ड लाइन जाएंगी नहीं, फील्ड लाइन तो ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए कोई भी गॉसियन सरफेस क्या नहीं बैठता, सेट नहीं बैठता, सिमेट्री नहीं आती है, सिमेट्री नहीं आएगी, एंगल आपको सब जगह पर सेम नहीं मिलेंगे। डिस्टेंस चलो मान लो सेम मिल भी गई किसी सरफेस में, सिलेंड्रिकल सरफेस में, तो उस केस में क्या होगा, थीटा सेम नहीं आएगा, तो गॉसियन सरफेस इस पे नहीं बैठ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे फाइंड करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लेमडा क्यू अपॉन एल। ओके, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, ये जो रिंग है इस पे टोटल चार्ज है क्यू। देखो एक्चुअल में ये रिंग कैसे बनाई गई है, ये रिंग एक स्ट्रेट वायर से ही तो बनाई गई है। पहले ये वायर ऐसा होगी सीधा, यूं स्ट्रेट वायर होगी एल लेंथ की। अगर ये एल लेंथ की वायर होगी तो इस केस में ये एल लेंथ की वायर है, हमने क्या किया, इसको ऐसा बेंड कर दिया, ऐसा बेंड कर दिया तो ये क्या बन गई, ये रिंग बन गई इस तरह से। तो बेसिकली ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी ही थी, ये एक ऐसा स्ट्रेट वायर ही थी, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको बेंड करके कैसा बना दिया, रिंग की फॉर्म में बना दिया। तो इसकी लेंथ को एल लिखा जाएगा और ये लेंथ किसके बराबर आएगी, 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, एंड क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। ओके, डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कंसीडरेशन करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, ये जो पी पॉइंट है ये इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको स्मॉल आर से लिख सकते हैं, आप एक्स से लिखना चाहें तो एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट स्मॉल आर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा मैं डीएल,
दिस इज द डीएल एलिमेंट, और इस डीएल एलिमेंट पर स्मॉल चार्ज है, कितना चार्ज है, dq। और ये dq चार्ज कैसे बताया जाएगा, ये जो स्मॉल चार्ज है इसको कैसा लिखा जाएगा, लैम्डा डीएल से। अब ये जो चार्ज यहाँ पर है dq चार्ज, इस छोटे से एलिमेंट पर जो dq चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, डिस्टेंस भी तो बतानी पड़ेगी ना कि पी पॉइंट इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको ई ए लिख देता हूँ क्योंकि ये ए पॉइंट पर है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि दो एलिमेंट क्यों लिए जा रहे हैं। सो दिस इज द सेकंड स्मॉल एलिमेंट विच इज ऑफ द सेम लेंथ dl, ये भी स्मॉल एलिमेंट लिया dl, और इस पर भी स्मॉल चार्ज है dq। कितना चार्ज है, तो आंसर है लेमडा dl। 1 यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, लेमडा dl। सो दिस इज द चार्ज एट दिस dl स्मॉल एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के कारण, अच्छा ये एलिमेंट कौन से पॉइंट पर है, ये एलिमेंट बी पॉइंट पर है, तो इसके कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इसके कारण पी पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ईबी, ये ईबी हो गया। तो एक डीएल के कारण ये जो स्मॉल चार्ज है यहाँ पर, ये जो हमारे पास रिंग थी, इस रिंग के देखिए, इस रिंग को देखिए और इससे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये रिंग है हमारे पास, इसमें क्या करने हैं, दो एलिमेंट्स लेने हैं आपको। कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं, सबसे पहला एलिमेंट लेना है यहाँ पर डीएल, दूसरा एलिमेंट लेना है नीचे की तरफ डीएल। तो एक डीएल तो यहाँ पर आएगा इसके टॉप सरफेस पे, एक डीएल आएगा नीचे वाले सरफेस पे। तो इस डीएल के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डीएल के कारण पी पॉइंट पर, और इस डीएल के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों हमने डायग्राम में दिखा दिए। अच्छा, ये कितनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स लिख देते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। ओके, और ये हमारी एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बनाएंगे। ओके, अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अच्छा, वर्टिकल इसको थीटा ही पता रहने देते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैं एक एक्सिस बनाता हूँ, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने एक एक्सिस बनाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो EA और EB है इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहली बात मैं एक चीज यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ कि EA और EB दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डीएल विच इज एट द ए पॉइंट। इस डीएल चार्ज के कारण, इस डीएल लेंथ के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, EA बन रहा है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कितना है, स्मॉल dq, स्मॉल चार्ज है डीएल लेंथ पे, तो dq लिखा जाएगा। और इतना चार्ज है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है x। क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं, x की वैल्यू बताई जा सकती है। ये मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट O है, AOP, ये जो AOP दिख रहा है दिस इज ए ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर हाफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये वैल्यू भी सेम आएगी, ये भी ट्राइंगल ऐसा ही बनेगा, ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। सो दिस विल बी द आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। पावर हाफ लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख दो, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या करना है, चार्ज तो हमने लिख दिया, ये जो ए पॉइंट पर चार्ज था वो चार्ज कितना था, वो dq चार्ज था। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो डिस्टेंस का क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, हाफ को अंडर रूट लिख सकते हैं। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो क्या टर्म बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में। इसी तरह से हम EB निकालेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ईबी इस डायरेक्शन में बन रहा है। ये डायरेक्शन कैसे निकाली गई, ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो क्या मान करके चलेंगे कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, रिपल्शन की डायरेक्शन होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्शन लिखी है। ओके, ईबी, ईबी की वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इस पर भी कितना चार्ज है, इस पर भी dq चार्ज है। सो इट्स वैल्यू इज आल्सो स्मॉल, सेम dq अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या प्रूफ हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, मैं दोनों को ई से लिखूंगा, ई ए ई बी नहीं लिखेंगे हम इसको। दोनों को किससे लिख देंगे, फिर दोनों को ई से लिख देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम आ रहा है तो डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। ई ए वेक्टर लिखोगे फिर मैग्नीट्यूड का सिंबल बनाओगे, या डायरेक्ट ये लिख दो, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। एंड दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, थीटा के साथ वाला देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। इसके सामने वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम इसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं। देखिए क्या क्या होंगे कंपोनेंट इसके। इस डायरेक्शन में ई ए, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी, इसको रेड कलर से बना रहे हैं हम, दिस कंपोनेंट इज ई ए कोस थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट बनाया जाएगा, दैट विल बी ई ए साइन थीटा। इसी तरह से ईबी, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस वन। ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे, एक को लिखा गया है ई ए कोस थीटा, और ईबी वाले का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ईबी कोस थीटा, ईबी कोस थीटा। एंड दिस इज, ये था ईबी। और इसका 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट होगा दिस वन, दिस विल बी ई बी साइन थीटा। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब देखो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, लेकिन डायरेक्शन में तो अपोजिट है। अगर डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो जब मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो टेस्ट चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेट इफेक्ट जीरो आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये दोनों इक्वल है, ये कैसे पता लग रहा है, यहाँ से, क्योंकि ई ए और ईबी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा जाएगा, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट है। सो दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, सो दे कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। सो दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम करेगा ऊपर की डायरेक्शन में भी और नीचे की डायरेक्शन में भी, लेकिन नेट कितना आएगा, नेट जीरो आएगा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें फिर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आंसर है इस डायरेक्शन में।
इस डीएल के कारण ईबी cos थीटा, इस डीएल के कारण ईए cos थीटा, तो दोनों के cos थीटा वाले कंपोनेंट एक डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब सुनिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ऐसे और भी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि पहले आपने एलिमेंट लिया था टॉप पर, एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक एलिमेंट यहाँ लिया, और इन दोनों एलिमेंट्स के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उन दोनों के cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहे। अब एलिमेंट को चेंज करते हैं, एक एलिमेंट इस कॉर्नर पे लेंगे, एक एलिमेंट इस कॉर्नर पे लेंगे, और एक एलिमेंट इस कॉर्नर पे लेंगे, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक का साइन थीटा इधर आएगा, एक का साइन थीटा दूसरी डायरेक्शन में आएगा, तो ईए साइन थीटा ईबी साइन थीटा फिर कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों के cos थीटा वाले फिर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस रिंग पर आप जितने भी डीएल लेंगे सबके cos थीटा वाले जो कंपोनेंट होंगे वो ऐड होते जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा on the axis. So now we will calculate net electric field, or you can say that total electric field at point P, at point P. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कौन से कंपोनेंट का, cos थीटा वालों, और सबके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस x ही रहेगी। आप डीएल यहाँ पर ले लो और यहाँ पर ले लो, इसके कारण से आप यहाँ निकालोगे तो उस केस में भी डिस्टेंस क्या रहेगी, x ही रहेगी, मतलब r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ, यही डिस्टेंस रहेगी। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई ए cos थीटा। तो ई ए cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब सबके cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड करने हैं। ई ए की वैल्यू बताइए क्या है, अब वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ई ए की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ई ए कोस थीटा था। डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी क्यू की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ डायग्राम में, डी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा डीएल। डी क्यू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा डीएल लिख सकते हैं। और कोस थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कोई ट्राइंगल दिख रहे हैं कि डायग्राम में, तो ट्राइंगल से क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। और अगर आप इसकी डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है आर कैप, इसके सेंटर से जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये डिस्टेंस की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आर कैप लगा देंगे, तो इसको किस में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लास्ट में लिखेंगे, अभी हम इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। डी क्यू की वैल्यू, दो वैल्यू पुट करनी है, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह पर लिखेंगे लेमडा डीएल, डिवाइड बाय आएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, हियर वी विल कैलकुलेट कोस थीटा। ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला लगाते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है स्मॉल आर, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो कोस थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ लिखा जा सकता है। तो इसको ऐड कर देते हैं फॉर्मूला में, इसको फॉर्मूला में ऐड करोगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी, cos थीटा की वैल्यू लिखी हमने, cos थीटा की वैल्यू है r अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है हाफ। अब जो जो इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और यहाँ पे आएगा लेमडा, लेमडा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, आर डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट, ये भी कांस्टेंट है, पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसको आगे पीछे नहीं करेंगे तो ये इसी जगह पर रहेगा, ये भी कांस्टेंट है। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, दोनों को ऐड कर दिया, पावर कितनी होगी 3/2। ओके, सो नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल कहां पर लिया था हमने, डीएल एलिमेंट कौन से जगह पर लिया था, तो आंसर है इस रिंग पे था डीएल एलिमेंट। तो आपको इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है डीएल, डीएल सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, लेंथ 2πr, सर्कुलर रिंग के लिए लेंथ कितनी लिखी जाएगी, 2πr लिखी जाएगी। ओके, तो इसको भी ऐड कर देते हैं इस फॉर्मूला में, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर टू द पावर 3/2। ओके, दिस विल बी द स्टेटमेंट। डीएल सर्कुलर रिंग का आप इंटीग्रेशन करेंगे, सारे डीएल को ऐड कर देंगे, देन दिस विल बी 2πr। ये डीएल, फिर नेक्स्ट डीएल, फिर नेक्स्ट डीएल, सारे डीएल को ऐड कर दिया, तो इसी को तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बोलते हैं, 2πr। ओके, अब इसमें क्या क्या क्वांटिटीज को हम लोग इसमें लिख सकते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उनको रिड्यूस कर देते हैं जो रिड्यूस होंगी। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी इसमें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2πr को ऐसे ही रहने देते, इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, 2π और ये 4π कैंसिल नहीं करेंगे, इसको k लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग से भी इसको k लिख सकते थे, इसको हमने k लिख दिया। ओके, और यहाँ पर मेरे को लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा इंटू 2πr, देखो यहाँ लिखा हुआ ये 2πr डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 2πr, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू। तो लैम्डा इंटू 2πr की जगह पर क्या लिखने वाला हूं मैं, कैपिटल क्यू। तो इन दोनों टर्म्स की जगह पर मैंने लिख दिया कैपिटल स्मॉल क्यू, मतलब टोटल चार्ज, और आर डिवाइड बाय देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये रिंग है यहाँ पे लिखेंगे आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन स्मॉल आर। जो ये रिंग है ना, ये रिंग बहुत छोटी होती है, जैसे कि हम लोग स्मॉल रिंग का यूज करेंगे जिसकी जो रेडियस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी या 2 सेंटीमीटर होगी, बस इससे ज्यादा नहीं होगी। तो एक्चुअल में ये रिंग बहुत स्मॉल होती है, छोटी रिंग होती है। तो इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस, इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर ये रिंग लेता हूँ, ये छोटी सी रिंग लेता हूँ, तो इसके कंपैरिजन में ये पी पॉइंट की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो ये अगर मीटर में लिखा जाएगा तो मीटर में आएगा 0.01 मीटर, तो 0.01 मीटर ये इसकी रेडियस है। तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर करना है, रेडियस का स्क्वायर करोगे तो 0.01 का जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.001, तो नंबर और भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल आर है, जो कैपिटल आर है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर नंबर तो और भी छोटा आ जाएगा, तो उस केस में क्या लिखेंगे, सो आर स्क्वायर विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर की तो कंपैरिजन में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा, काफी छोटा होगा, तो आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस इक्वेशन में उसको नहीं लिखेंगे। 0.00001 इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन क्वांटिटी में अगर ये नंबर ऐड करोगे तो उससे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो इसको इस फॉर्मूला से हटा देते हैं, इसको इस फॉर्मूला से हटा दोगे, दिस वन, ये आर स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिवाइड बाय रहेगा आर स्क्वायर, डिवाइड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब रह जाएगा। सो ई नेट विल बी, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए फाइनल फॉर्मूला में यहाँ लिख,
R से R अगर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? द फाइनल फॉर्मूला विल बी E net is equal to KQ upon R square, which is the formula of point charge, which is the formula of point charge. तो ये point charge का फॉर्मूला आएगा। तो बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट ये आ रहा है कि ये जो रिंग है, ये रिंग किसकी तरह काम करती है? ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। ये अभी मैंने आपको बताया कि रिंग जो होती है वो काफी छोटे साइज की ली जाती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है तो उस केस में, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस केस में स्मॉल रिंग लेंगे और इससे r डिस्टेंस पर ये p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताए थे मैंने आपको। रिंग को अगर मैंने ऐसा रखा हुआ है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देन this can be written as E net is equal to KQ upon R square and R cap. R cap is the direction of the electric field. जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बस यहाँ पर मेन कैलकुलेशन थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। EA cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स होंगे उनके cos थीटा को ऐड करना है। EA की वैल्यू पुट की, यहाँ पर DQ की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा DL, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे डायग्राम से R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ। फिर यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर हाफ है, टोटल पावर हो जाएगी 3/2। और इंटीग्रेशन किसका होगा? DL का। DL का इंटीग्रेशन है 2πr। 2πr और लैम्डा, इन दोनों को हमने यहाँ से हटा दिया फॉर्मूला से। कैसे? लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr की जगह पर क्या लिख सकते हैं? स्मॉल क्यू, इस फॉर्मूला से, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला से। 2πr इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा इंटू 2πr की जगह पर क्यू लिख दिया हमने। यहाँ स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर ऐसे लिख दिया। और ये जो R स्क्वायर है, कैपिटल R स्क्वायर है, ये बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो R स्क्वायर की पावर 3/2 है, 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब रह जाएगा। R क्यूब, और ये इस ऊपर भी R था, ये इससे कैंसिल होगा तो R स्क्वायर रह जाएगा डिवाइड में, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है सबको? हैंड रेज कर दीजिए। इस सर्कुलर रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है? ओके, तो नोट्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब कंप्लीट कर दिए मैंने। अब हमें बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम लोग मंडे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।